सभी साथियों को गुड इवनिंग। आज की जो क्लास है, कल की क्लास में 1857 की क्रांति के बारे में उसकी चर्चा शुरू की थी। आज की जो क्लास है इसमें जो चर्चा कल हुई थी उसके आगे की जो चर्चा है वो आज की क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ पर ये जो 1857 की क्रांति है, इस 1857 की क्रांति के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसके कारण क्या थे, क्रांति क्यों हुई थी, इसके अलावा इसके जो प्रभाव वगैरह है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा क्रांति पूरे भारत में कहां पर हुई थी, अपने राजस्थान में कौन सी छावनी के अंदर क्रांति हुई थी, अंग्रेज अधिकारियों के क्रम के बारे में भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कल की क्लास के अंदर। जो राजस्थान के अंदर क्रांति हुई थी, राजस्थान में नसीराबाद छावनी से क्रांति की शुरुआत होती है, अंग्रेजों की धुलाई वहां से शुरू होती है। इसके बाद में अलग अलग छावनियों के अंदर अंग्रेजों की धुलाई होती है। किसके नेतृत्व में अंग्रेजों की पिटाई शुरू होती है, कौन सबसे पहले शुरुआत करता है चोट मारने की, ये नेतृत्वकर्ता का नाम भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा जो डेट है, जैसे नसीराबाद छावनी है, वहां पर 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। इसके बाद में नीमच छावनी है, नीमच में डेट पूछते हैं कि कब वहां पर क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो आज की क्लास में देखो, यहां पर एक तो अंग्रेज अधिकारियों का जो क्रम था, मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेज अधिकारी है पूरे भारत में देश आजाद होने से पहले अंग्रेजों का जो अधिकारियों का जो क्रम था, वर्तमान में जैसे राष्ट्रपति अपने भारत का सबसे मुख्य व्यक्ति होता है, पहला व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति के बाद में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में जितने भी व्यक्ति हैं उनका एक क्रम होता है। इसी प्रकार से जब देश गुलाम था, अपना भारत देश जब गुलाम था, उस समय अंग्रेजों का एक क्रम चलता था, उनकी एक पोस्ट चलती थी। सबसे पहले जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। अंग्रेजों का जो बड़ा अधिकारी होता था उसको बोलते थे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के बाद की जो पोस्ट होती थी उसको बोलते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल। इस लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के बाद की जो पोस्ट होती थी उसको बोलते थे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल का एजेंट हुआ करता था ये। और इसके बाद की जो पोस्ट होती थी उसको बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट। जैसे वर्तमान में ये पॉलिटिकल एजेंट वर्तमान में भी चलता है, प्रधानमंत्री का पीए, मुख्यमंत्री का पीए। आ रहा हूं, सभी क्लासें लगेगी जल्दी। तो यहां पर देखो, ये अंग्रेजों की सीक्वेंस थी पहले पदों की। अंग्रेजों का जो लूठा अधिकारी होता था देश आजाद होने से पहले उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। उसके बाद में जो पोस्ट होती थी उसको बोलते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल। इसके बाद की पोस्ट को बोलते थे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और उसके बाद की पोस्ट होती थी पॉलिटिकल एजेंट। तो यहां पर मैंने आपको इनके बारे में कंप्लीट चर्चा पहली वाली जो क्लास थी उसमें कर दी थी। भारत में क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था कोलविन। इसके अलावा अपने राजस्थान के अलावा अलग अलग जो स्टेट थे, राजस्थान के अलावा दूसरे जितने भी स्टेट थे उनमें अलग अलग एजीजी हुआ करते थे। राजस्थान के एजीजी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, राजस्थान में अलग अलग रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो यहां पर आज इस एजीजी की पोस्ट के बारे में पहले चर्चा करेंगे। एजेंट टू गवर्नर जनरल, कई एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब देखो यहां पर ये जो एजीजी की पोस्ट है इसका पहले नाम था रेजिडेंट। इसको पहले रेजिडेंट के नाम से जानते थे। एजीजी को पहले रेजिडेंट कहा जाता था, रेजिडेंट कहा जाता था। इसके अलावा देखो, ये जो रेजिडेंट का पद है, पहली बार रेजिडेंट का पद दिल्ली के अंदर क्रिएट किया जाता है और उसका नाम रखा जाता है रेजिडेंट ऑफ राजपुताना, रेजिडेंट ऑफ राजपुताना। यह पद बनाया जाता है पहली बार। गवर्नर जनरल से पहले यह पद था, रेजिडेंट ऑफ राजपुताना पद बनाया जाता है और इसका पहला सदस्य बनाते हैं डेविड ऑक्टरलोनी को। डेविड ऑक्टरलोनी।
ये पहला सदस्य बना था रेजिडेंट ऑफ राजपुताना का, और इस रेजिडेंट ऑफ राजपुताना का मुख्यालय पहले था दिल्ली के अंदर, दिल्ली में इसका मुख्यालय था। ठीक है, तो आपको देखो इतनी सी चीज याद रखनी है कि जो एजीजी की पोस्ट है, एजीजी की पोस्ट को पहले रेजिडेंट के नाम से जानते थे। अपने राजस्थान के लिए ये जो पोस्ट थी, इस पोस्ट का पहला सदस्य बनाते हैं डेविड ऑक्टरलोनी को। और ये जो एजीजी का कार्यालय है, अब एजीजी कहां बैठेगा, जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री अपने खुद के आवास में बैठेगा, पीएम आवास में बैठेगा। इसी प्रकार से सीएम है तो सीएम आवास में बैठेगा। इसी प्रकार से यहां पर एजीजी है, इसके बैठने के लिए भी जगह चाहिए। इसका कार्यालय खोला जाता है दिल्ली के अंदर और पहला सदस्य बनता है इसका डेविड ऑक्टरलोनी। लेकिन कालांतर में ये जो एजीजी का पोस्ट है, इसका नाम बदलकर एजीजी कब रखा था और अपने राजस्थान में एजीजी का कार्यालय कहां खुला था, सबसे पहली बार कौन सी स्थान पर और कब खोला गया था, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। तो यहां पर देखो, राजस्थान के अंदर एजीजी का कार्यालय खोला जाता है अजमेर के अंदर। राजस्थान के अंदर जो एजीजी का कार्यालय है, एजीजी का कार्यालय राजस्थान के अंदर अजमेर में खोला जाता है। सर्वप्रथम राजस्थान में एजीजी कार्यालय 1832 ईस्वी को अजमेर में खोला गया। अब देखो यहां पर, और सबसे पहला जो एजीजी है राजस्थान के अंदर, वो बनाया जाता है अब्राहम लोकेट को। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था। राजस्थान का जो पहला एजीजी था, राजस्थान का प्रथम एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, राजस्थान का पहला एजीजी था जॉर्ज अब्राहम लोकेट। ये जॉर्ज अब्राहम लोकेट राजस्थान का प्रथम एजीजी था। ठीक है, तो यहां पर एजीजी की पोस्ट के बारे में ये दो चार चीजें हैं, दो चार जो पॉइंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एजीजी है, इस एजीजी को पहले किस नाम से जानते थे, रेजिडेंट के नाम से जानते थे। और ये जो एजीजी का जो कार्यालय है, पहले रेजिडेंट ऑफ राजपुताना कार्यालय दिल्ली में खोला जाता है, पहला सदस्य डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया जाता है। लेकिन इसका दिल्ली से कार्यालय अपने राजस्थान में लाया जाता है। राजस्थान में क्यों लाया जाता है, क्योंकि यहां पर जो राजस्थान और दिल्ली की दूरी है, ये ज्यादा दूर थी। यदि किसी भी राजा के कोई समस्या होती, किसी भी राजा की या जनता की कोई भी समस्या होती, तो वर्तमान में तो अपन सांसद चुनकर भेज देते हैं और सांसद प्रधानमंत्री के पास में अपनी समस्या रख देता है। इसके अलावा जब पहले अपनी समस्या का समाधान करना होता था, तो पहले समस्या का समाधान करने के लिए एजीजी के पास में जाना पड़ता था, इस रेजिडेंट ऑफ राजपुताना के पास में जाना पड़ता था, सदस्य के पास में जाकर अपनी समस्या का समाधान करवाना पड़ता था। तो यहां पर अब दिल्ली, यहां पर लगभग राजस्थान और दिल्ली के बीच में 500 किलोमीटर का आसपास लंबाई है। यदि यहां से कोई भी राजा, यहां उसकी समस्या हो गई, दिल्ली जाएगा, तो पहले गाड़ियों की व्यवस्था नहीं थी, ऊंट गाड़ी से, हाथियों से, घोड़ों से, इस प्रकार से जाते थे। तो यहां से यदि व्यक्ति दिल्ली जाएगा तो उसको 5-7 दिन का समय लग जाएगा। तो ये दूरी कम करने के लिए, राजस्थान और दिल्ली की दूरी कम करने के लिए, इस एजीजी के कार्यालय को दिल्ली से राजस्थान में स्थानांतरित किया गया और राजस्थान के अंदर इसका कार्यालय खोला गया अजमेर के अंदर। अजमेर में इसका पहला कार्यालय खोला गया। और अजमेर में इसका कार्यालय को कब खोला गया था, 1832 के अंदर खोला गया था। और 1832 में राजस्थान का पहला एजीजी बनाया जाता है अब्राहम लोकेट को। यहां के राजा सब जाकर गवर्नर जनरल को बोलते हैं, कैनिंग को, कैनिंग से पहले दूसरे गवर्नर जनरल थे, उनको जाकर बोलते हैं कि अंग्रेज अधिकारी साहब, हमारे और राजस्थान की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो रहा। हम यहां से दिल्ली आते हैं राजस्थान से, तो हमारे को खूब टाइम लग जाता है, महीने महीने 2-2 महीने यहां पर आने जाने के अंदर हमारे लग जाते हैं। तो आप इस दूरी को कम करो। फिर गवर्नर जनरल क्या करता है, उसके कार्यालय को दिल्ली से राजस्थान में स्थानांतरित कर देता है। दिल्ली से राजस्थान में स्थानांतरित कब करता है, 1832 में करता है। कहां पर कार्यालय खोलता है, ये एग्जाम में पूछते हैं। राजस्थान का पहला एजीजी कौन था, ये एग्जाम के अंदर पूछते हैं।
अब यहां पर अजमेर में स्थानांतरित कर देते हैं, लेकिन अजमेर के अंदर गर्मियों के समय में गोरे लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है, अंग्रेज अधिकारी को यहां पर अजमेर के अंदर गर्मी ज्यादा लगती है। तो अंग्रेज अधिकारी जनता से पूछते हैं कि आपके यहां पर कोई ठंडा स्थान नहीं है क्या? तो वहीं पर फिर कुछ लोग बताते हैं कि हमारे राजस्थान में एक स्थान ऐसा है, वहां पर ठंड रहती है जम्मू कश्मीर की तरह, और जो स्थान था उस स्थान का नाम था माउंट आबू। जैसे ही गोरों को गर्मी ज्यादा लगती है अजमेर में, तो ये क्या करते हैं, इस कार्यालय को यहां से उठाते हैं, एजीजी के कार्यालय को अजमेर से हटाकर माउंट आबू लेकर आ जाते हैं। और माउंट आबू में एजीजी के कार्यालय को कब लाते हैं, ये एग्जाम में पूछते हैं। तो अपने राजस्थान में अजमेर से एजीजी कार्यालय को माउंट आबू में स्थानांतरित कब किया गया था? ये किया गया था 1845 ईस्वी को। 1845 ईस्वी को एजीजी के कार्यालय को माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थानांतरित किया गया था। फिर एग्जाम में एजीजी से क्वेश्चन पूछते हैं कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, जब क्रांति हुई, उस समय राजस्थान का एजीजी कौन था? उस समय राजस्थान का एजीजी था जिसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था। ठीक है, इसके बाद में देखो, गोरे लोग थे, ठंड मिल गई उनको, ठंडा स्थान मिल गया, तो माउंट आबू में जाकर रम जाते हैं, वहां से वापस नहीं आते हैं। अब यहां से अलवर भरतपुर के लोग, इसके अलावा गंगानगर हनुमानगढ़ के लोग, इस झालावाड़ बाराकोटा के लोग, यदि समस्या हो तो एजीजी से मिलने जाए, एजीजी से मिलने जाए तो माउंट आबू। वही दिल्ली वाली बात हो गई कि ये तो जाकर यहां बैठ गए, दूरी ज्यादा हो गई फिर से, और फिर से जब ज्यादा दूरी हुई तो फिर से अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल के पास में शिकायत जाती है कि तुम्हारा एजीजी है वो तो माउंट आबू में ठंड में जाकर बैठ गया, वहां पर हमारी प्रजा की तो सोचता ही नहीं है, यदि बीच में रहेगा तो हम जाकर हमारी समस्या रखेंगे। फिर गवर्नर जनरल क्या करता है, यहां पर एक व्यवस्था करता है, उस एजीजी को बोलता है कि यदि तुम्हें गर्मियों में ज्यादा गर्मी लगती है तो कोई बात नहीं है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर 6 महीने तक तुम माउंट आबू में रह सकते हो, लेकिन शरद ऋतु के अंदर 6 महीने तक तुम्हें अजमेर में रहना पड़ेगा। यह व्यवस्था की जाती है 1864 ईस्वी के अंदर, 1864-65 ईस्वी के अंदर यह व्यवस्था की जाती है कि अब गवर्नर जनरल है जो एजीजी है, ये एजीजी 6 महीने तक माउंट आबू में रहेगा और 6 महीने तक अजमेर में रहेगा। ये व्यवस्था वर्तमान में भी अपने राजस्थान का जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उसके लिए ऐसी व्यवस्था चलती आ रही है। लेकिन राजस्थान का राज्यपाल जयपुर में ही रहता है, राजधानी के अंदर ही रहता है, राजधानी से बाहर नहीं जाता है। 6 महीने तक अपने राजस्थान का जो गवर्नर जनरल है, जो वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल है, राज्यपाल को गवर्नर ही बोलते हैं, तो राज्यपाल वर्तमान में माउंट आबू में जा सकता है 6 महीने तक गर्मियों के समय में। ठीक है, तो यहां पर 6 महीने की व्यवस्था की गई, 6 माह, 6 माह। यहां पर ग्रीष्म ऋतु और यहां पर शरद ऋतु। शरद ऋतु में रहेगा अजमेर और ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों के समय में रहेगा माउंट आबू। तो इस प्रकार से राजस्थान में एजीजी कार्य जो है, एजीजी के बारे में ये जो जानकारी है ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले एजीजी का कार्यालय कहां पर था? दिल्ली में। इसको स्थानांतरित किया गया अजमेर में। अजमेर में कब स्थानांतरित किया गया? 1835 में। पहला एजीजी किसको बनाया जाता है? अब्राहम लोकेट को। यहां से माउंट आबू कार्यालय ले जाते हैं उठाकर। एजीजी का कार्यालय इस अजमेर से माउंट आबू कब लेकर जाते हैं, ये एग्जाम में पूछते हैं, 1845 ईस्वी के अंदर। ठीक है, और 1857 की जब क्रांति होती है उस समय अंग्रेज अधिकारी या गवर्नर जनरल का एजेंट कौन था, एजीजी कौन था? उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। फिर यहां पर 6 महीने की व्यवस्था की जाती है कि 6 महीने गवर्नर जनरल जो एजीजी है ये यहां पर माउंट आबू में रहेगा और 6 महीने तक अजमेर के अंदर रहेगा। ये व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो एजीजी के बारे में ये इतनी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में देखो, यहां पर राजस्थान का प्रथम एजीजी जो अब्राहम लोकेट है, ये राजस्थान का पहला एजीजी था। इसके बाद में देखो, अपने एजीजी के कार्यालय को, एजीजी कार्यालय को 1845 ईस्वी को अजमेर से माउंट आबू
स्थानांतरित किया गया। एजीजी के कार्यालय को अपने अजमेर से लेकर माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया इसको। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, यह भी एग्जाम के अंदर आता है। जब क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान का जो एजीजी था उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, ठीक है। इसके अलावा फिर 6 महीने की जो व्यवस्था थी उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 6 महीने की व्यवस्था, एजीजी जो कार्यालय है छह माह, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। शरद ऋतु के अंदर तो रहेगा अजमेर में, ग्रीष्म ऋतु में रहेगा माउंट आबू में। शरद ऋतु में रहेगा अजमेर में। इसके बाद में देखो यहां पर, ये तो अंग्रेजों की राजस्थान के अंदर, पूरे भारत में नहीं है, राजस्थान में अंग्रेजों की सबसे बड़ी पोस्ट थी, वो थी राजस्थान में एजीजी की पोस्ट, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये अंग्रेजों की राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट थी। इसके बाद की जो पोस्ट थी वो थी पॉलिटिकल एजेंट। अब अलग अलग रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे, अंग्रेजों के अलग अलग अधिकारी छोड़े हुए थे अलग अलग रियासतों के अंदर। कौन सी रियासत में कौन पॉलिटिकल एजेंट था, ये एग्जाम के अंदर अधिकतर बार पूछते रहते हैं, ठीक है। तो एक तरफ रियासत का नाम लिखना आपको और एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट का नाम लिखना है। यहां पर एक टेबल के रूप में आप लिख लो, एक तरफ तो रियासत का नाम, रियासत, और एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट, यहां पर देखो रियासत का नाम सबसे पहले है जयपुर, जयपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, मारवाड़ के बाद में भरतपुर रियासत, भरतपुर के बाद में सिरोही रियासत, ठीक है। तो यहां पर देखो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बटन, बेचारे को मार दिया था सैनिकों ने, इसको मारकर इसका सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था और सैनिकों ने कहा था कि जो भी अंग्रेजों का साथ देगा उसका यही हाल होगा। इसके बाद में देखो यहां पर मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेक मेसन, इसको भी मार दिया था बेचारे को, इसको तो मारकर डांस और किया था सैनिकों ने, ये कहा था कि ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बांकियो, मेक मेसन ने मारकर आवा माथे टांकियो, आवा के किले के बाहर इसको टांग दिया था बेचारे को मारकर। इसके बाद में देखो भरतपुर, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था मोरिसन, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था जेडी होल। इसके अलावा देखो धौलपुर, धौलपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था निक्सन। ये अलग अलग रियासतों के अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे। एग्जाम के अंदर इन पॉलिटिकल एजेंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। महेंद्र भाकर बोल रहा है मेक मेसन के बारे में जो बोला है वो लिखवाना है। हाँ उसमें लिखवा देंगे, मेक मेसन के बारे में पूरी डिटेल लिखवाएंगे। अभी आवा का युद्ध है, चिलावास का युद्ध है, बिथोड़ा का युद्ध है, उन युद्धों की पूरी जानकारी आपको लिखवाएंगे। नितेश शर्मा गुड इवनिंग,
कुंदन, गुड इवनिंग। सुरेंद्र कुमार कुमावत, राधे राधे। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर ये राजस्थान के अंदर अलग अलग रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट्स थे। इसके बाद में देखो अपने राजस्थान के अंदर सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, कब होती है, ये एग्जाम के अंदर पूछते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो क्रांति की शुरुआत होती है वो क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद छावनी से। ठीक है, तो यहां पर लिखो आप नसीराबाद छावनी का विद्रोह, नसीराबाद छावनी का विद्रोह, नसीराबाद छावनी का विद्रोह। नसीराबाद छावनी के अंदर जो विद्रोह हुआ था, जो नसीराबाद छावनी थी अजमेर के अंदर, उसके अंदर जो विद्रोह हुआ था, सबसे पहले राजस्थान के अंदर इसी छावनी के अंदर विद्रोह होता है, इस नसीराबाद छावनी के अंदर। नसीराबाद छावनी है अजमेर में। अब देखो यहां पर इस नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह क्यों होता है, इसका कारण क्या था? कोई बिना मतलब तो किसी की पिटाई करेगा नहीं, कोई ना कोई तो कारण होता है, ऐसे तो लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई कारण से ही होती है। तो यहां पर देखो इस जगह पर है नसीराबाद छावनी अजमेर के अंदर। इस नसीराबाद छावनी के अंदर एक सेना की टुकड़ी थी जिसका नाम था 15वीं एनआई सैनिक टुकड़ी, 15वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री। ये सेना की एक टुकड़ी थी, सैनिक टुकड़ी। ये जो सेना की टुकड़ी है 15वीं एनआई सैनिक टुकड़ी है, ये पहले पश्चिमी भारत के अंदर थी, उत्तर प्रदेश साइड में ये सेना की टुकड़ी थी। इस सेना की टुकड़ी को राजस्थान के अंदर बुलाया गया और राजस्थान में बुलाकर अपने राजस्थान में अजमेर के अंदर एक किला बना हुआ है जिसका नाम है मैगनीज किला, मैगनीज किला। इस मैगनीज किले के अंदर अंग्रेज अपने हथियार वगैरह रखते थे, अंग्रेज अपना जो जितना भी कीमती सामान था वो इस मैगनीज किले के अंदर रखते थे। इस मैगनीज किले को अंग्रेजों का सशस्त्रागार कहा जाता है। अंग्रेज पहले इस सेना की टुकड़ी को लाकर इस मैगनीज किले के चारों ओर पहरे के लिए लगा देते हैं कि आपको इस किले के चारों ओर पहरा देना है, इस किले में कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही पूरे भारत के अंदर मेरठ छावनी में क्रांति की शुरुआत होती है, क्रांति होने के बाद में अंग्रेज सोचते हैं कि ये भी सेना की जो टुकड़ी है 15वीं एनआई सेना की टुकड़ी है, ये भी उसी साइड से आई हुई है, इसको इस क्रांति के बारे में पता है, तो ये जो सेना की टुकड़ी है ये अपने खिलाफ क्रांति कर सकती है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, इस सेना की टुकड़ी को इस मैगनीज किले से हटाकर इसको भेज देते हैं नसीराबाद छावनी के अंदर। और नसीराबाद छावनी के अंदर भेजने के बाद में वहां पर भी इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। नसीराबाद छावनी में जाने के बाद में यह कहा जाता कि वहां पर एक दूसरी सेना की टुकड़ी थी जिसका नाम था बॉम्बे लासर्स। अंग्रेज अधिकारी उस सेना की टुकड़ी को बोलते हैं कि इस 15वीं जो एनआई सैनिक टुकड़ी है इसके हथियार जमा कर लो, आप इसके हथियार जमा करके आप अपने पास रख लो। उसके बाद में इस 15वीं एनआई सैनिक टुकड़ी के इस नसीराबाद छावनी के अंदर हथियार जमा कर लिए जाते हैं। और जब इनके हथियार जमा किए जाते हैं तो अंग्रेज अधिकारियों से एक व्यक्ति था जिसका नाम था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह जाकर अंग्रेज अधिकारियों से क्वेश्चन करता है, पूछता है कि आप हमारे हथियार कैसे जमा कर रहे हो, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? आपने पहले हमें उत्तर प्रदेश से हमें राजस्थान बुलाया, अपने सशस्त्र गार्ड जो था मैगनीज का जो किला था उसके आपने सिक्योरिटी गार्ड बनाए, हमें वहां से उठाकर आपने यहां नसीराबाद भेज दिया और अब आप हमारे हथियार और जमा कर रहे हो। तो जब वो बोलते हैं, बख्तावर सिंह बोलता है कि आपको भरोसा नहीं है क्या? अब अंग्रेज अधिकारी ऐसा तो बोल नहीं सकता कि हमें भरोसा नहीं है, यदि ऐसा बोल दे तो बख्तावर सिंह और उन सैनिकों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में लड़ाई वहीं शुरू हो जाए। संतुष्टि भरा जवाब नहीं देता है, कुछ भी नहीं बोलता अंग्रेज अधिकारी, वापस चला जाता है। बख्तावर सिंह अन्य सैनिक सोचते हैं
कि अंग्रेजों को हमारे ऊपर डाउट तो है कि अपन क्रांति कर सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे, फिर इनके शक को यकीन में बदल देते हैं। इनको शक तो वैसे भी है और इनके शक को यकीन में बदलते हैं। अब तो ये क्रांति करेंगे इनके खिलाफ, इनकी धुलाई शुरू करेंगे यहीं पर। तो फिर क्या होता है, यहां पर इस नसीराबाद छावनी के अंदर बख्तावर सिंह के नेतृत्व में, व्यक्ति का नाम था बख्तावर सिंह, इस बख्तावर सिंह के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर सबसे पहले इस नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत होती है। ये बख्तावर सिंह 15वीं एनआई सैनिक टुकड़ी के जितने भी सैनिक थे, ये क्या करते हैं, फिर अंग्रेजों की धुलाई शुरू करते हैं। अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी, अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिसवुड, दोनों को वहां पर मार देते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था पेनी, बेचारा अपनी जान बचाकर भाग रहा था चप्पलें हाथ में लेकर, और जब भाग रहा था तो बीच रास्ते में उस अंग्रेज अधिकारी के साथ वाले बोलते थे पीछे से सेना आ गई, और जब उसको बोलते हैं तो उसके बेचारे का हार्ट अटैक आ जाता है। भागते समय हार्ट अटैक से, हृदयघात से उसकी मृत्यु हो जाती है अंग्रेज अधिकारी पेनी की। जॉन लॉक है, उनकी घायल अवस्था के अंदर फिर मौत हो जाती है। तो इस प्रकार से कौन कौन अंग्रेज अधिकारी मारे जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। किसके नेतृत्व में क्रांति होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कब होती है, किस छावनी से होती है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो यहां पर देखो, ये जो नसीराबाद छावनी है, इसके विद्रोह के बारे में लिखो। नसीराबाद छावनी का विद्रोह। नसीराबाद छावनी के विद्रोह में देखो, सबसे पहले राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत इसी छावनी से होती है। राजस्थान में सर्वप्रथम इसी छावनी से विद्रोह पब्लिक क्रांति की शुरुआत होती है। क्रांति की शुरुआत होती है। यहां पर देखो, क्रांति की शुरुआत कब होती है, डेट आपको याद रखनी है। नसीराबाद छावनी में क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई 1857 ईस्वी को। नसीराबाद छावनी में 15वीं एनआई, ये पटवार के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। पटवार के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि नसीराबाद छावनी में किस सैनिक टुकड़ी के द्वारा क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो वहां पर सेना की टुकड़ी है 15वीं एनआई। जैसे पहले अंग्रेजों का राज चलता था, अंग्रेज अपने अनुसार सेना की टुकड़ियों की नाम रखते थे। वर्तमान में अपन अपने अनुसार नाम रखते हैं। राजपूत बटालियन है, गोरखा बटालियन है, जाट बटालियन है, अहीर रेजिमेंट की घोषणा भी होने वाली है, जल्दी हो जाएगी। तो इस प्रकार से वर्तमान में अपन अपने अनुसार सेना की टुकड़ी का नाम रखते हैं, पहले अंग्रेज अपने अनुसार नाम रखते थे। तो यहां पर 15वीं एनआई सेना की टुकड़ी है, नेटिव इन्फेंट्री इसका नाम है। ये सेना की टुकड़ी सबसे पहले राजस्थान के अंदर अंग्रेजों की धुलाई शुरू करती है, अंग्रेजों की पिटाई शुरू करती है। ठीक है, तो यहां पर नसीराबाद छावनी में 15वीं एनआई सैनिक टुकड़ी ने 28 मई 1857 ईस्वी को बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत की। इसके अलावा देखो, आपको याद रखना है कि कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी यहां पर सल्ट गए थे, किस किस की मृत्यु हो गई थी, कौन यहां पर घायल हुआ था। ठीक है, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो यहां पर देखो, 2 अंग्रेज अधिकारियों की पिटाई से मृत्यु हो जाती है। इस विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी
स्पोर्टिसवुड व न्यूबरी मारे गए। ये दो अंग्रेज अधिकारी यहीं पर सल्ट जाते हैं, इनकी फाइल यहीं पर क्लोज हो जाती है। ये जो 15वीं सेना की जो टुकड़ी है ये इन अंग्रेज अधिकारियों को मार देती है, वहां पर उस छावनी को लूट लेती है ये सेना की टुकड़ी, और उसको लूटने के बाद में नारा लगाती है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, दिल्ली चलो और वहां जाकर उन फिरंगियों को मारो, अंग्रेजों को मारो। इसके बाद में देखो यहां पर कौन कौन घायल होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक व्यक्ति था जिसकी हृदयघात से मृत्यु हो गई थी, बेचारा चपले हाथ में लेकर भाग रहा था जान बचाकर, लेकिन कोई बोल देता है पीछे से आगे सैनिक, जैसे ही बोलते हैं आगे, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो यहां पर अंग्रेज अधिकारी जो पेन्नी है, अंग्रेज अधिकारी पेन्नी, हृदयघात से मृत्यु हो जाती है इसकी। हृदयघात से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में देखो दो अंग्रेज अधिकारियों की घायल अवस्था के अंदर, घायल अवस्था में वो रहते हैं, कैप्टन हार्डी और जॉन लोक, दोनों के नाम याद रखना। कैप्टन हार्डी, जॉन लोक, ये दोनों यहां पर घायल हो जाते हैं, घायल हो गए। तो ये देखो यहां पर नसीराबाद छावनी का विद्रोह है, इसमें एक सेना की टुकड़ी पहले भाग ले लेती है 28 मई को। यहां पर एक सेना की टुकड़ी और थी जिसका नाम था 30वीं एनआई, 30वीं एनआई सैनिक टुकड़ी भी वहां पर थी, लेकिन पहले वो पिटाई नहीं करते अंग्रेजों की, एक दो दिन तक बैठे बैठे देखते रहते हैं। जैसे ही 15वीं एनआई सैनिक टुकड़ी के जो सैनिक थे अंग्रेजों की धुलाई करते हैं, वहां से अंग्रेजों को निकाल देते हैं, भगा देते हैं। उसके बाद में ये कहा जाता है कि छावनी को लूटते हैं, और लूटने के बाद में उन सैनिकों को बोलते हैं 30वीं एनआई सैनिक टुकड़ी को कि तुम्हारा खून पानी हो गया, हम अंग्रेजों की यहां पर धुलाई करने, अंग्रेजों को अपने भारत से बाहर निकालेंगे, खूब दिन हो गए इनको राज करते हुए, तुम इनके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं कर रहे, इनके खिलाफ क्रांति क्यों नहीं कर रहे। और जब वो वहां पर उनको बोलते हैं, उसके बाद में वो भी सेना की जो टुकड़ी है वो भी उनके साथ में मिल जाती है। तो यहां पर इस नसीराबाद छावनी में एक तो 15वीं एनआई सैनिक टुकड़ी ने भाग लिया था और एक 30वीं एनआई सैनिक टुकड़ी ने भाग लिया था, उसकी डेट अलग है, उसके बारे में भी आप लिख लेना। इस विद्रोह में 30 मई 1857 ईस्वी को 30वीं एनआई सैनिक टुकड़ी ने भाग लिया, 30वीं एनआई सैनिक टुकड़ी ने भी यहां पर भाग लिया था। इसके बाद में देखो ये राजस्थान की एक छावनी का विद्रोह है, नसीराबाद छावनी का विद्रोह है। इसके बाद में देखो यहां पर इसके बाद में देखो यहां पर जो अगली छावनी है, अगली छावनी है नीमच छावनी। राजस्थान के अंदर अगला विद्रोह होता है नीमच छावनी में। ये जो नीमच छावनी है, वर्तमान में नीमच छावनी मध्य प्रदेश में है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में है, और प्रशासनिक दृष्टि से इस छावनी के ऊपर अधिकार है राजस्थान का। यहां पर इस छावनी के अंदर क्रांति होती है, क्रांति होने से पहले एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी का नाम था एबोट। अंग्रेज अधिकारी पूरे भारत के अंदर जब क्रांति होती है, अलग अलग जगह पर अंग्रेजों की धुलाई शुरू होती है, तो वहां पर भी अंग्रेज अधिकारी डर जाते हैं, और डर के क्या करते हैं, वहां पर सभी सैनिकों को सामने बिठा लेते हैं, सब सैनिकों को एक जगह लाकर बिठाकर उनको बोलते हैं, उनको शपथ दिलवाते हैं कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता की कसम है, तुम्हें तुम्हारी गौ माता की कसम है, राम की कसम है, तुम हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करोगे, ये शपथ लो।
मुस्लिम सैनिकों से भी शपथ दिलवाते हैं, कुरान की शपथ दिलवाते हैं उनसे। और जब शपथ दिलवाते हैं तो वहां पर अधिकतर सैनिकों ने शपथ ले ली। एक व्यक्ति ने वहां पर, एक सैनिक ने वहां पर शपथ लेने से मना कर दिया। उस व्यक्ति का, उस सैनिक का नाम था मोहम्मद अली बेग। उसने कहा उस अंग्रेज अधिकारी एबोट को कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी कोई शपथ नहीं लेंगे, हम तो तुम्हारे खिलाफ क्रांति करेंगे, तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करेंगे। और जब उसने वहां पर उस शपथ लेने से मना किया, उसके बाद में 3 जून 1857 ईस्वी को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच छावनी में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। नीमच छावनी में क्रांति की शुरुआत होती है और वहां पर अंग्रेज अधिकारियों की धुलाई होती है। सैनिक अंग्रेजों को मारते हैं वहां पर। 40 अंग्रेज अधिकारी बेचारे चप्पलें हाथ में लेकर अपनी जान बचाकर भागते हैं। और जब वो भागते हैं, भागने के बाद में एक डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में किसान के पास में जाकर शरण लेते हैं। वहां से फिर उदयपुर के मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह के पास में जाते हैं और वहां जाकर पिछोला झील के जग मंदिर में शरण लेते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर क्रांति होती है नीमच छावनी में 3 जून को। पहले अंग्रेज अधिकारी एबोट वहां पर शपथ दिलवाता है, लेकिन सैनिक शपथ लेने से मना कर देता है। उस सैनिक का नाम था मोहम्मद अली बेग। यहां तक यह कहा जाता कि नीमच छावनी के अंदर अंग्रेज अधिकारी सोर्जेंट, उसके पत्नी, उसके जो बच्चे थे, सबको मार दिया था। लुगाई टाबरों को भी नहीं छोड़ा था वहां पर, तो सबकी वहां पर हत्या हो जाती है। 40 अंग्रेज अधिकारी बेचारे भागकर डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में एक रुग्गाराम किसान के पास में शरण लेते हैं। फिर वहां से पिछोला झील के जग मंदिर में जाकर शरण लेते हैं। तो नीमच छावनी के विद्रोह के बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे। हेलो।